हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ हैं हर्षित, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 150 इनका ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। आप देखिए इनकी कहानी बड़ी अलग है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, लेकिन इंटरव्यू में के बाद लिस्ट में इनका नाम नहीं आता। ये तब हिम्मत नहीं हारते, दूसरा अटेम्प्ट देते हैं और फाइनली आप देखते हैं इनकी रैंक है 150। तो हम इनसे इनके सफर के बारे में बात करेंगे, क्या कमी रह गई थी पहली बार में उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से उनने उस कमी को पूरा किया ताकि आज इनका नाम लिस्ट में शुमार है। इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षित, पूरी ओनली आइस टीम की तरफ से। थैंक यू सर। अब सीधा मैं आऊंगा उसी बात पे जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा। आप मुझे ये बताइए कि आपकी पहले ईयर में आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, बहुत बड़ी बात है फर्स्ट अटेम्प्ट में वहां तक जाना। उसके बाद जो एक फॉल बैक वाली सिचुएशन थी, क्या कमी रह गई? मेरी कमी मोस्टली जो थी, मेंस के काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं, बट उसमें से काफी हेवी क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंडली, ऑप्शनल इज द वन दैट मेक्स यू गेट इनटू द लिस्ट। एंड थर्डली, मेरे इंटरव्यू में भी बिलो एवरेज मार्क्स थे, सो दैट इज व्हाट स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग इनटू द लिस्ट। दीज थ्री थिंग्स। तो सही मायने में आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑप्शनल, कुछ मेन पॉइंट्स मेंस के, और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू, तीनों गुनहगार हैं जिसकी वजह से आप पहली बार में लिस्ट में अपना नाम नहीं रखा। तो दूसरी बार आपने किस तरीके से तब्दीलियां की, क्या आपने इंप्रूवमेंट किए उस चीज में? मैं तीनों इश्यूज जो मैंने अभी बताया, मैंने उनको एड्रेस किया। सबसे पहले मैंने हर सिलेबस को पकड़ के बैठा और मैंने सिलेबस के हर पॉइंट पे हैंड रिटन नोट्स बनाए वेरियस सोर्सेज से। सेकेंडली, मैंने सोशियोलॉजी में बहुत डीप गया। मैंने काफी सारी टेस्ट सीरीज करी, पूरा कोर्सेज करे एंड मल्टीपल रिविजन्स। एंड थर्डली, इंटरव्यू के लिए भी मैंने I gave around 15-16 mocks, which is a lot. I used to give mocks every other day. Or every alternate day I used to give mocks. जनरली ऐसा माना जाता है कि ज्यादा मॉक्स देने से जो एस्पिरेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ज्यादा मॉक्स तो ज्यादा आपको अलग अलग तरफ से इंप्रूवमेंट्स या फिर आपको इनपुट्स मिलते हैं। दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। आप क्या कहेंगे, अगर आप 15-16 मॉक्स दे रहे हैं तो आपके लिए क्या वो इनपुट्स कंफ्यूजिंग नहीं थे? कंफ्यूजिंग थे, बट यू हैव टू फिल्टर आउट करना पड़ेगा वो जो राइट टाइप ऑफ फीडबैक है, एंड वो सही फीडबैक लेके तुम्हें आगे चलना पड़ेगा। एंड आई रियली थिंक कि तुम खुद को सबसे अच्छा जानते हो, सो यू नो योरसेल्फ बेस्ट, एंड उसमें से यू हैव टू पिक द पॉइंट्स दैट दिस इज वेयर आई कैन इंप्रूव, एंड दैट इज व्हाट आई डिड। तो आपने कहीं ना कहीं वहां पर भी सेग्रीगेशन किया कि विच इज लेजिटिमेटली एक्सेप्टेबल, और कुछ ऐसी इनपुट्स हैं जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं लग रहे हैं, सो यू सेग्रीगेटेड देम। यस, ट्रूली। अब इससे बात आती है सोशियोलॉजी पर्टिकुलरली। आप मुझे बताइए, हाउ यू रीइंफोर्स द सिस्टम। सोशियोलॉजी पे आपने कैसे इंप्रूवमेंट किया? मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी, मैंने काफी सारे डिफरेंट सोर्सेज से नोट्स पढ़े, एंड उसके बाद मैंने सारे, मेरे पास हर टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने काफी ज्यादा बना लिए, और फिर मैंने उसके साथ टेस्ट सीरीज करी और उनके ऊपर मैं फीडबैक लेता गया और उनको जो भी कमियां थी मैं उनको इम्प्रूव करता गया, जिसकी वजह से कोचिंग में मेरे 150 मार्क्स आउट ऑफ 250 आते थे। मतलब इट वाज अ गुड स्कोर थ्रू आउट। आई यूज्ड टू बी गुड थ्रू आउट सोशियोलॉजी। जनरली बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते, कुछ प्रीलिम्स पे रुक जाते हैं, कुछ मेंस पे रुक जाते हैं। आप इंटरव्यू तक पहुंचे, क्या ऐसी कमियां रह जाती हैं एक एस्पिरेंट की तैयारी में कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाता जो बेंचमार्क आपने सेट किया वहां तक? जितना मैंने अपने फ्रेंड्स में देखा है, मुझे फर्स्ट थिंग तो ये लग रही है कि काफी सारे स्टूडेंट्स, दे आर वेरी वेल रेड, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दे पैनिक। एंड रिलायंस का पेपर इज नॉट जस्ट अबाउट मार्किंग, it is much about solving the paper. It's not just an objective, it's you have to solve the MCQs as well. तो MCQ सॉल्व करने में कई लोग पैनिक कर जाते हैं, तो वो एक डाउट है। सेकेंडली, लैक ऑफ रिविजन्स, एंड थर्ड इज मल्टीपल सोर्सेज। सो अगर हम सोर्सेज लिमिट करके अपना रिविजन को बहुत ज्यादा करेंगे तो उससे हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। जो लास्ट के जो पेपर के बीच में पैनिक हो रहा है, दैट वुड बी स्टॉप ड्यू टू दैट। तो सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करें, स्टॉप पैनिकिंग, देन यू हैव टू रिवाइज एंड यू हैव टू सेग्रीगेट। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना। यस, एग्जैक्टली। अब इसी से एक और बात आ जाती है कि आप देख रहे हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, पर्टिकुलरली मैं ऑनलाइन की बात करूं तो देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन। आप देखते हैं कितनी ही इंफॉर्मेशन, जीएस 1-2 ऐसे राइटिंग, किसी भी चीज की बात करिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ सेग्रीगेशन? किस तरीके से हम इफेक्टिवनेस देखें, कौन ज्यादा जरूरी है और उसको हम पढ़ें? आई थिंक कुछ एस्टैब्लिश सोर्सेज हैं हर सब्जेक्ट के। देयर आर सम टीचर्स जो कि काफी अच्छे हैं, तो आई थिंक उनको ही फॉलो मेनली करें तो अच्छा है। एंड देयर आर लॉट ऑफ न्यू टीचर्स कमिंग, एंड अगर हम
रिकमेंडेशंस पे भी जा सकते हैं। एंड अगर कुछ अच्छा लग रहा है, वी शुड नॉट बी इन अ हरी कि अगर किसी और दोस्त ने कुछ कर लिया है, उस टीचर से पढ़ लिया है, तो हम ये पढ़ के वो भी पढ़ लें। और आई थिंक टीचर्स भी काफी सारे काफी अच्छे हैं, तो इफ यू हैव किसी ने अगर एक टीचर से पढ़ा है तो वन शुड स्टिक टू हिम और हर। वी शुड नॉट फॉल प्रे टू दिस कि यार कि मेरे दोस्त ने तो उनसे पढ़ा है तो मैं, उसने ये वाली बुक ये वाला कोर्स किया तो मैं ये भी करता हूँ। इफ यू हैव डन समथिंग, सो स्टिक विद दैट एंड रिवाइज दैट। तो रोल ऑफ अ मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक लाइन पे पड़ गए हैं, एक जो आप मेंटोरशिप किसी की भी आप एक्सेस कर रहे हैं, तो आप रेगुलर उसके साथ कंसिस्टेंट बने रहें। तो हमने प्रीलिम्स की बात की, आप मुझे मेंस के बारे में बताइए कि इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट हाउ यू क्लियर योर मेंस एंड देन यू रीच टू द इंटरव्यू। आई थिंक मेंस में भी अपना जो मेंटल एक वो लेके चलना पड़ता है, बिकॉज राइटिंग ऑल द क्वेश्चंस इज इटसेल्फ अ बिग टास्क। यू हैव टू राइट फॉर 9 पेपर्स 6 hours a day। वो भी अगर इफ यू आर completing all the questions with good enough quality, I think that is very good in the first attempt, and I wrote a lot honestly, and there were some questions on which I did not have sufficient knowledge, मैंने उन पर भी लिखा, बट वो रिफ्लेक्ट किया फाइनल मार्क्स में, क्योंकि मेरे मार्क्स कम आए। वो मेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन वो मार्क्स, वो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी डज नॉट ऑलवेज वर्क। In the end, quality and quantity both would get you into the list. दोनों चाहिए। You want to attempt as many as questions with good quality. आप ये नहीं सोच सकते कि आपने क्वांटिटी अगर उसमें ऐड ऑन कर दिया तो दैट विल कंपनसेट फॉर क्वालिटी। Quality has yes, to be. Quality has to be there, and quantity, and the vice versa as well. You cannot write 5 good answers and expect to get into the list. You cannot write 10 very excellent answers. You have to write 18, 19 or 20 questions. Okay, so it's a balance of Q and Q. Quality and quantity both have to be balanced. Yes, surely. So the point is, when we particularly talk about some subjects like GS4 and essay, ये काफी इग्नोर किए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। कुछ हैं जो ऑप्शनल को कुछ ज्यादा फोकस देते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि GS1, GS2 और GS3 में हम ज्यादा अटेंशन देंगे तो दैट विल गिव अस एज। व्हाई इज इट सो कि एक आप समझते हैं स्टेप मदरली बिहेवियर होता है GS4 के साथ एज वेल एज फॉर essay? बिकॉज आई थिंक दैट लोग जो होते हैं वो मोस्टली प्रीलिम्स फोकस तैयारी करते हैं, एंड व्हेन दे सी दैट कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है, तो देन दे गो टू GS4 और essay, एंड उससे पहले दे आर सोली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। मैनी आई हैव सीन मैनी एस्पिरेंट्स, दे हैव द थॉट प्रोसेस दैट बस प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, सो दैट डजंट वर्क, दैट वुड नॉट गेट यू एनीवेयर। So you have to prepare for GS4 as well as essay, because in GS1, 2, 3, if you analyze the marks, they have very little variation. But in GS4 and essay, they have a lot of 50, 60 marks variation comes in, and that is where you get ranks. What were your strategies of preparing for GS4 and essays? For essays, I had taken coaching from one place, and this attempt I did not, because I knew what has to be done. For ethics, I studied from one coaching notes as well as videos, and I did a test series from another coaching institute. You used your past experiences for developing the subject. Now, finally, the point comes. यहाँ तक तो आपने मुझे बताया कि how you developed your optional or the things which were lacking in the first attempt. दूसरे अटेम्प्ट में आपने बताया GS4 को आपने इम्प्रूव कर लिया, essay पे काम कर लिया, एंड ऑप्शनल्स पे भी आपने काम कर लिया. How you improved on interview? Sir, in my first attempt, I was just 23. So I was not very confident. In my own head, I was feeling that, okay, maybe I'm lucky that I have cleared the mains and I've reached this position. And so I was not very confident about my own self. So this time I read a lot. I read 2 newspapers. I read a lot of debates. I read a lot of books. And then I took a lot of mocks, as I told. So through the feedback process itself, I got a lot of confidence in me, and this time I went into the interview room like I deserve this place, I deserve to be here. So the attitude difference was there, and so that confidence gets reflected in the interview when you answer without your voice is strong. You do not, your hands are not shaking, and your voice is not cluttering. So confidence was there this time. So no hesitance, because you knew that you worth it. You have prepared yourself for this. That I deserve to be here, and I deserve to be interviewed well. This was my mindset. हर्षित, आप पहली बार में इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और उसके बाद आपका नहीं होता, दूसरी बार आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। ग्राउंड जीरो वाली जो फीलिंग होती है, खुद को आप फिर से मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं हो सकता है, वो चीज कितनी कठिन होती है? बिकॉज यू आर फॉलोइंग सो बिग। आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड
For me, it was shattering. But then you know that you have to do something, and we have to think that success is not a part of failure. It is a part of it, and we have to learn from that failures. And this was something that I did. Yes, it was earth shattering. Yes, I cried for the next 2-3 hours, but I knew that the result was on 5th of April and the prelims was on 2nd of June. So I had like 56-57 days, and I knew if I get over key other emotions, if emotions overcome me, I will be gone. So I became emotionless, and I stopped thinking about it. Although the feeling came in between while you were giving tests, but you have to keep going on and learn from the failures. And UPSC is a good testing body. You have to trust UPSC that you must be lacking something, that's why you failed. And so work on that and give your best again. तो सही मायने में अपनी गलतियों से सीखें, और कहीं ना कहीं जो इमोशंस होते हैं जो आपकी स्पीड को, आपके रिदम को कम कर सकते हैं, आपको उनको एक डब्बे में बंद करना होगा. यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम दोज इमोशंस, फ्रॉम दैट ट्रॉमा, एंड यू हैव टू स्टार्ट अगेन, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रेश. Yes. Okay. You can either cry or you can study. Okay, so you can sit and cry on your failures all night, or you can study all night. Yes. Okay. फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो भी हमने डिस्कशन किए कि 4 अक्टूबर को पेपर है. सपोज आप 4 अक्टूबर को पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या रहने वाला है? What will be the guiding light for you and as well as your preparation? Sir, I think 2 months, 1.5 month, I think 45 days around are remaining as of now. And at this moment of time, I would be thinking that अभी 30 days है मेरे पास, last के 15 days है ना जो, उसमें I have to get at least 2 to 3 revisions of the entire syllabus. And whereas for these 30 days, I have to complete as much tests as possible, including CSAT, because CSAT is becoming very tricky. Even I had less marks in spite of being engineering student, only 20 marks above the cutoff point. So including CSAT, I would be preparing, I would be giving a lot of mock tests from different coaching institute, at least one each day. Okay, so this is going to be your strategy. आप कोशिश करेंगे कि हर दिन एक मॉक टेस्ट दें, साथ ही साथ 2 से 3 बार अपना रिवीजन कर लें. तो फाइनली वी आर इन द एंड ऑफ आवर डिस्कशन. हर्षित, लेट्स रैप इट अप नाउ. तो ये थे हर्षित, रैंक 150. हमने देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी फेलियर की स्टोरी बताई है. साथ ही साथ उन्होंने बताया कि फेलियर से हमें सीखना है और उन गम में डूब के देवदास नहीं बनना है. कोशिश करनी है हम उस गम से बाहर निकलें और आगे की तरफ देखें, आगे की सुध लें. अप्रैल में उनका रिजल्ट आता है, जून में उन्हें नेक्स्ट प्रीलिम्स दिया. तो आपको फेलियर्स के साथ बैठ के पूरी रात रोने से बेहतर है आप पढ़ाई करें, तैयार करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओनली आईएएस के साथ बने रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.